नमस्कार, आप सभी साथियों का एग्जाम स्केनिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी की आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेएससी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी, टीआरई शिक्षक भर्ती की बेहतर तैयारी के लिए राजनीति विज्ञान और इतिहास के पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की विजेता सीरीज के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसका पार्ट 1 आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान की विजेता सीरीज का यह प्रैक्टिस सेट और देखते हैं भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यह प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने स्क्रीन पर है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? ऑप्शन ए सत्याग्रह, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी स्वराज्य और ऑप्शन डी सर्वोदय। और राइट आंसर यहां पर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर डी सर्वोदय। गांधी जी का सर्वोदय का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है। सर्वोदय का प्रमुख लक्ष्य राजनीति का आध्यात्मिकरण है। यह गांधी जी के कर्मयोग को अभिव्यक्त करता है, जिसका तात्पर्य है सबका उत्थान अर्थात सभी का कल्याण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, कौटिल्य ने अपने राजमंडल में बिजगीस का राजा के रूप में उल्लेख किया है। किस राजा को बिजगीस राजा के रूप में उल्लेख किया है, यह पूछा गया है। ऑप्शन ए जो विजेता होगा, ऑप्शन बी जो शत्रु था, ऑप्शन सी विजेता का सहयोगी, ऑप्शन डी शत्रु के सहयोगी का सहयोगी। तो राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो विजेता होगा उसे बिजगीस राजा कहा है कौटिल्य ने अपने राजमंडल के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, किसने कहा है उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है। अर्थात स्वतंत्रता की यह परिभाषा किस विचारक की है? रूसो, लास्की, ग्रीन या स्पेंसर की। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यह परिभाषा स्वतंत्रता की रूसो ने दी है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, किस हिंदू शास्त्र में यह कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है? ऑप्शन ए भगवत गीता, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी मनुस्मृति और ऑप्शन डी ऋग्वेद। और राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, यह स्टेटमेंट मनुस्मृति से संबंधित है। राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थन करते हुए मनुस्मृति में यह स्टेटमेंट देखने को मिलता है कि मनुष्य के रूप में राजा ईश्वर ही है, उसे किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है, राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। यह कथन किसका है? बार्कर, रूसो, मार्क्स या लाक का। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह स्टेटमेंट प्रोफेसर बार्कर का है। प्रोफेसर बार्कर के अनुसार राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ यूनानियों से होता है। इसका उद्गम यूनानी मस्तिष्क की शांत और स्पष्ट विवेकशीलता से संबंधित है और इस प्रकार आधुनिक राजनीतिक विचारक प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन को राजशास्त्र का उद्गम मानते हैं। निर्मन के शब्दों में अगर हम देखें तो उन्होंने कहा है कि यूनानियों की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने राजनीतिक चिंतन का आविष्कार किया। इसी बात को प्रोफेसर मैकिलवेल ने इस प्रकार से लिखा है कि राजनीतिक संबंधों पर विचार की जो धारा यूरोपियन जगत में तथा यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित देशों में बह रही है, उसका आरंभ या प्रारंभ यूनानियों से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। इसका कथन है ब्राइस, गेटल, लास्की या वुडरो विल्सन का। और राइट आंसर यहां पर अगर आपने वुडरो विल्सन को चुन लिया है तो गलत होगा। राइट आंसर यहां पर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यह स्टेटमेंट लास्की का है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, मनु ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। और राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा, आप सभी लोग फटाफट सोचिए और कमेंट करें। तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा,
तो यहां पर मनु ने मंडल सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है, सप्तांग सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है। तो अगर यहां पर ए और बी दोनों वाला कोई ऑप्शन होता तो वो सही होता। फिलहाल इस प्रश्न में दो ऑप्शन सही हैं, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। मनु ने मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत दोनों का प्रतिपादन किया है और प्रश्न में दोनों ही ऑप्शन अलग अलग हैं, इसलिए यहां पर किसी एक ऑप्शन को चुनना कठिन होगा। मनु स्मृति के अध्याय 9 के श्लोक 294 में कहा गया है, स्वामी, मंत्री, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड और मित्र ये 7 राज्य की प्रकृतियां हैं। इनसे युक्त सक्षोभ राज्य सप्तांग कहलाता है। इसी प्रकार मनु ने परराष्ट्र संबंधों पर विचार करते हुए 2 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है और उनमें से एक है मंडल सिद्धांत, दूसरा है षाटगुण्य नीति का सिद्धांत। तो इस तरीके से ये प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता। किसका कथन है? ये यहां पर पूछा गया। श्री राजगोपालाचारी, एम.के. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। इजिली आप यहां पर क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एम.के. गांधी अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न है, गांधीवादी विचारों में निम्न में से कौन से संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते हैं? श्रम और पूंजी में संघर्ष, काश्तकार और भूमस्वामी में संघर्ष, गांव और शहर में संघर्ष, ब्राह्मण और दलित में संघर्ष। तो राइट आंसर यहां पर चुनना है और राइट आंसर यहां पर आप सभी के लिए बनेगा ऑप्शन नंबर सी। गांव और शहर में जो संघर्ष है वो गांधी जी की गांधीवादी विचारधारा में अभिव्यक्त नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, किसने कहा है? टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जे.एस. मिल, मैकियावेली। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि राष्ट्रीयता एकता के सभ्यता के लिए एक खतरा है। इसको आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यह स्टेटमेंट उनका जो है वो विश्व बंधुत्व के जो है विचार से संबंधित है, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीयता को सभ्यता के लिए खतरा के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तिलक, गोखले, दादा भाई नौरोजी या इनमें से कोई नहीं? और राइट आंसर यहां पर आप सभी के लिए होगा ऑप्शन नंबर बी। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है? प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, विवरणात्मक या सुधारात्मक? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वितरणात्मक जो सिद्धांत है वो दंड का एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह न्याय का एक सिद्धांत है। और जो दंड के 4 प्रमुख सिद्धांत हैं उसमें आता है प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, अवरोधक और सुधारात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनमेल को बताइए, यानी जो इसमें से बीमेल है उसको बताइए। ऑप्शन ए तिलक, बिपिन चंद्रपाल, गोखले नौरोजी, नेहरू बोस, जयप्रकाश लोहिया। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेहरू और जो बोस है वो बेमेल है। तिलक और बिपिन चंद्रपाल उग्रवादी विचारधारा से संबंधित है। गोपाल कृष्ण गोखले तथा दादा भाई नौरोजी उदारवादी विचारधारा से या नरमपंथी विचारधारा से संबंधित है। वहीं जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रमुख समाजवादी विचारक हैं। जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक समाजवादी थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी समाजवादी विचारक हैं। इसलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, यानी यही आपस में बेमेल जुड़े हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन उदारवादी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बाल गंगाधर तिलक जो है ये उदारवादी नहीं थे, ये उग्रवादी या राष्ट्रवादी थे। ये ध्यान रखना है। कौन कौन थे? ध्यान रखना, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीयवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। उग्रवादी विचारों के कारण वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा है। यह पॉइंट भी आप सभी को ध्यान में रखना है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम गीता रहस्य है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, उसको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक है? कौटिल्य, मनु, नारद या शुक्र?
प्राचीन भारतीय विचारकों के नाम यहां पर है और इसमें से राइट आंसर आपको चुनना है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनु। मनु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मनु स्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म की चर्चा की है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। सप्तांग सिद्धांत का संबंध है किससे है? सामाजिक व्यवस्था से, आर्थिक व्यवस्था से, न्यायिक व्यवस्था से या राजनीतिक व्यवस्था से? और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है सप्तांग सिद्धांत। भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य का सप्तांग सिद्धांत महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट है। इस सिद्धांत के आधार पर राज्य के प्रमुख 7 अंगों का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र हैं और यह संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या करता है सप्तांग सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के अंग नहीं है? राजा, पुरोहित, अमात्य या कोष? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरोहित का वर्णन मनु स्मृति में नहीं किया है 7 अंगों के अंदर और इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है और प्रश्न है, कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न राजनीतिक शैलियों के प्रचलन की बात करता है? एम वीनर, एडवर्ड सील्स, रजनी कोठारी, मॉरिस जोन्स। और यहां पर अगर आपने रजनी कोठारी देख लिया है और चुन लिया है तो आपका ऑप्शन गलत होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मॉरिस जोन्स। मॉरिस जोन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया में भारत के राजनीतिक जीवन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। साधारण शब्दों में इसे राजनीति की विभिन्न शैलियां कह सकते हैं और वह शैलियां जो हैं जिनके अनुसार भारतीय राजनीतिक जीवन का संचालन होता है, एक है आधुनिक भाषा शैली, परंपरावादी भाषा शैली और संतवादी भाषा शैली। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है सामंत एवं गुरुकुल, ऑप्शन बी राजा एवं कोष सम्मिलित है, ऑप्शन सी मित्र एवं बल, ऑप्शन डी मित्र एवं कोष। तो मित्र एवं कोष भी सम्मिलित है। अब ए और सी में से राइट आंसर आपको चुनना है। तो मित्र एवं बल भी शामिल है, बल अर्थात शक्ति, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। ये चीज वहां पर शामिल नहीं है सप्तांग सिद्धांत के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, मनु स्मृति में कितने अध्याय हैं? 10, 11, 12 या 21? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनु स्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में शांति पर्व में कितने सिद्धांत प्रतिपादित हैं? केवल 1, 2, 3 या कोई नहीं? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शांति पर्व में दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत और सामाजिक समझौते के सिद्धांत दोनों का उल्लेख देखने को मिलता है। शांति पर्व किस भारतीय ग्रंथ का भाग है? इसका आंसर कमेंट करके आप सभी को बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है और प्रश्न है, इनमें से कौन सा चिंतक अर्थशास्त्र परंपरा का चिंतक है? शुक्र, कामांदक, सोमदेव, वात, व्याधि? और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, वात व्याधि जो है वो अर्थशास्त्र परंपरा के चिंतक हैं। सालेटोर का मानना है कि प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। कौटिल्य ने राजनीति को एक पूर्ण विज्ञान मानकर उसका पृथक वर्णन किया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र सभी पूर्वगामी अर्थशास्त्रों अर्थात राजनीतिक विचारों का सार है। यद्यपि कौटिल्य के पूर्व भी भारत में अनेक राजनीतिक विचारक हुए हैं, जिनमें बृहस्पति, भारद्वाज और वात व्याधि का नाम प्रमुखतया से लिया जा सकता है और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इनका उल्लेख भी किया है। तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए यह पाप के समान है। यह कथन किसका है? टीएच ग्रीन का, बेंथम का, मनु का, कौटिल्य का? तो यहां पर आप सभी को बता दें कि जो है ए और बी ऑप्शन यहां पर हो ही नहीं सकते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात कही गई तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मनु। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी जी के सत्याग्रह का साधन नहीं था? असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास तथा सामाजिक बहिष्कार, हिंसक कार्य? राइट आंसर बिना देखे ऑप्शन नंबर डी चुनेंगे, हिंसक कार्य। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप सभी के सामने और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गांधी दर्शन से संबंधित है?
तो 4 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं और इसके बाद में जो है संबंधित गांधी दर्शन से उनको चुन करके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना। न्यासिता, नई तालीम, हिजरत, सम्मत। तो ये दोस्तों यहाँ पर सारी चीजें गांधी जी से संबंधित हैं और इनके गांधी दर्शन से, और इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। न्यासिता, जिसे ट्रस्टीशिप का न्याय सिद्धांत हम लोग कहते हैं, नई तालीम, हिजरत तथा सर्वोदय सभी गांधी दर्शन से संबंधित हैं। यहाँ पर हिजरत से तात्पर्य स्थायी निवास स्थान का स्वैच्छिक परित्याग से लगाया गया है। हिजरत गांधी जी के सत्याग्रह का एक तरीका भी था। उनके अनुसार ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को पीड़ित अनुभव करते हो, आत्मसम्मान के साथ उस स्थान पर नहीं रह सकते हो और अपनी रक्षा करने की शक्ति न रखते हो, उनके द्वारा हिजरत का प्रयोग करना चाहिए। गांधी जी ने 1937 ईस्वी में नई तालीम की योजना प्रस्तुत की, जिसे वर्धा योजना, बुनियादी शिक्षा तथा बुनियादी तालीम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, राजनीति के गांधीवादी मॉडल में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? नीति, धर्म, मानवता, सत्ता। और राइट आंसर फटाक से आप चुनेंगे और ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी के जो राजनीतिक मॉडल है उसमें सत्ता का कोई विशेषता सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट थे? दार्शनिक अराजकतावादी, सामूहिकतावादी, नैतिक अंतर्निहितवाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। और राइट आंसर यहां पर चुनेंगे ऑप्शन नंबर ए, दार्शनिक अराजकतावादी विचारधारा से संबंधित थे। राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार दार्शनिक अराजकतावादी थे, क्योंकि वह गांधी राज्य विरोधी थे। वह मार्क्सवादियों तथा अराजकतावादियों के समान एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे और इसलिए आप सभी लोगों को बता दें, वह दार्शनिक, नैतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक कारणों के आधार पर राज्य का विरोध करते थे। उनके सिद्धांतों को दार्शनिक अराजकतावाद कहा जाता है। गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी टॉलस्टॉय के विचारों से प्रभावित थे। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे ध्यान में आप सभी को रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, यह कथन किसका है? हीगल का, गांधी का, मिल का, बेंथम का। बिना सोचे आप ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, गांधी जी। गांधी जी ने अपनी पुस्तक ट्रुथ इज गॉड में लिखा है कि परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? विवेकानंद, टैगोर, गांधी और अरविंद। यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। महात्मा गांधी जी का यह प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया? दक्षिण अफ्रीका, चंपारण, बारडोली, डांडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क डाउन करके रखिएगा और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। भारत में व्यापक रूप से सत्याग्रह का प्रयोग करने से पूर्व गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ इस अस्त्र का पहली बार प्रयोग किया था। लेकिन अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां प्रयोग किया, तो वो चंपारण सत्याग्रह होगा और राइट आंसर फिर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन यहां पर भारत में नहीं पूछा गया है, केवल और केवल सर्वप्रथम पूछा गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सत्याग्रह अपनाया? बिना सोचे, बिना ऑप्शन पढ़े राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महात्मा गांधी। गांधी जी का कहना है कि अपने विरोधियों को दुखी बनाने के बजाय स्वयं अपने पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है। इस तरीके का स्टेटमेंट सीधे आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? पीजीटी, टीजीटी दोनों परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। मौलाना आजाद, टैगोर, नेहरू और महात्मा गांधी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी का यह प्रसिद्ध स्टेटमेंट है और गांधी जी की शिक्षाओं को अक्सर गांधीवाद के नाम से संबोधित किया जाता है, परंतु इस शब्द से उन्हें स्वयं उत्पत्ति थी। गांधी जी का कहना था कि गांधीवाद जैसी कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है और मैं अपने बाद कोई संप्रदाय छोड़ना नहीं चाहता। मैं कभी इस बात का दावा नहीं करता कि मैंने कोई नया सिद्धांत चलाया। आप लोग इसे गांधीवाद ना कहें, इसमें वाद जैसा कुछ भी नहीं है। बाकी आगे एक लास्ट में वो अपनी स्टेटमेंट को कन्वर्ट करते हैं या कह सकते हैं कि चेंज करते हैं। तो गांधी अरविंद समझौते के बाद एक सार्वजनिक सभा में गांधी जी ने एक अपने स्टेटमेंट में कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। यह स्टेटमेंट भी परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है, तो ध्यान रखना इस स्टेटमेंट को। गांधी जी ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन मुख्य रूप से अपनी 2 पुस्तकों हिंद स्वराज और अपनी आत्मकथा मेरे सत्य के प्रयोग अर्थात माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में
किया हुआ है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण अन्य रचनाएं हैं, उनको भी ध्यान रखना है, जहां से प्रश्न परीक्षाओं में हमेशा बनते हैं आप सभी के लिए। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम था? फिनिक्स, साबरमती, सत्याग्रह, सर्वोदय। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने वर्ष 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी और वर्ष 1910 में जोहानसबर्ग में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किसने कहा है कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्यु जाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है? एम के गांधी, तिलक, कौटिल्य और मनु। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह स्टेटमेंट मोहनदास करमचंद गांधी जी का है। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है, जो प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। पढ़ना है, फिर कथन और कारण से संबंधित वक्तव्यों को समझने के बाद राइट आंसर को चुनना है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कथन ए दिया गया है, गांधी अपवित्र साधनों के प्रयोग के विरुद्ध थे। दूसरा है, उनके अनुसार अपवित्र साधन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता नहीं करते हैं। तो दोनों यहाँ पे कथन भी सही है और कारण भी सही है और कारण के द्वारा कथन को जो है एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों आप सभी के सामने है और प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ? समग्र क्रांति, चौखंबा राज्य, सर्वोदय, अंत्योदय, भूदान, जीवन दान। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए, समग्र क्रांति। जयप्रकाश नारायण भारतीय समाजवाद के अग्रणी प्रवक्ता थे। इन्होंने अपना विचार अपनी प्रसिद्ध पुस्तक व्हाई सोशलिज्म तथा टुवर्ड्स स्ट्रगल में व्यक्त किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? सांस्कृतिक क्रांति, संपूर्ण क्रांति, चतुस्तंभी राज्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक थे। 5 जून 1947 को पटना के गांधी मैदान से उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार की नीतियों के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी। संपूर्ण क्रांति के माध्यम से उन्होंने व्यक्ति और समाज दोनों में व्यापक परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है? आचार्य कृपलानी, एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय को जन समाजवाद की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है और प्रश्न है, गांधी के अहिंसा सिद्धांत के निम्नलिखित लक्षणों में कौन सही है? अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कूटों की सहायता से कीजिए। यह निष्क्रियता नहीं है, इसका मूल सिद्धांत सत्य है, यह कमजोरों का शस्त्र है, या जन सहभागिता का साधन है। जो सही है उनको यहां पर चुनना है। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा नहीं सही है, चौथा सही है, यानी 1, 2 और 4। राइट आंसर यहां पर ये बनेगा और ये किसी भी ऑप्शन में यहां पर नहीं है, तो ये राइट आंसर 1, 2, 4 होगा। तो इसमें का कोई भी ऑप्शन आप सभी का सही नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, परन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी जी के द्वारा परन्यास सिद्धांत अथवा ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और इस सिद्धांत के अनुसार पूंजीपतियों द्वारा स्वयं को अपनी संपत्ति का स्वामी ना मानकर संरक्षक मानना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रतिस्पर्धा, न्यास, राज्य नियंत्रण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है न्यास या ट्रस्टीशिप पर गांधीवादी अर्थव्यवस्था आधारित है। अगला प्रश्न यहां पर है, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, महात्मा गांधी ने इस पर विश्वास किया। किस पर विश्वास किया? सत्ता राजनीति पर, साधनों की विशुद्धता पर, राज्य का अधिकार पर, योजना और भारी उद्योग पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहां पर बी। महात्मा गांधी ने साधनों की विशुद्धता पर विश्वास किया है। गांधी जी के शब्दों में साधन बीज के समान है और साध्य वृक्ष के समान। जिस प्रकार वृक्ष और बीज में संबंध है, उसी प्रकार साधन और साध्य में संबंध है। इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना है। यह स्टेटमेंट ज्यों का त्यों परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, गांधी के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वाक्य सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य सत्य को शत्रु को पराजित करना है, यही सही नहीं है।
बाकी तीनों इसमें सही हैं और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, गांधी ने अपने विचारों को निम्न में किस आधार पर प्रकट किया है? पंथ, वाद, रूढ़ि या प्रयोग? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गांधी ने अपने विचारों को प्रयोग के आधार पर एक्सप्लेन किया है या प्रकट किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, गांधी विद्यमान शिक्षा व्यवस्था को किसके द्वारा परिवर्तित करना चाहते थे? व्यवसायिक शिक्षा, मूल शिक्षा, समाजवादी शिक्षा, उदारवादी शिक्षा? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूल शिक्षा के द्वारा परिवर्तित करना चाहते थे महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है अहिंसा, न्यायधारिता, पंचायती राज या सत्य? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प न्यायधारिता या प्रन्यास सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखते हैं और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, लाला लाजपत राय? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है। वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक अर्थात द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा है और ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही स्टेटमेंट सीधा पूछा गया है। भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का पहला केंद्र महाराष्ट्र बना। पूना जिले के चितपावन ब्राह्मणों में सर्वप्रथम स्वराज के प्रति प्रेम की उग्र भावना का विकास हुआ। तिलक, जो कि स्वयं चितपावन ब्राह्मण थे, 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव मनाया, जो कि महाराष्ट्र के लोगों में राष्ट्रवादी भावना के विकास का कारण बना। तिलक ने कहा है, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। इन्हीं सब कारणों से लंदन टाइम्स के संवाददाता एवं इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता भी कहा है। तो दोस्तों, ये था राजनीति विज्ञान की विजेता सीरीज का प्रैक्टिस सेट, जिसके अंतर्गत पाश्चात्य एवं भारतीय राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है, जो आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।